हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के हिसाब से जिसकी तैयारी करेंगे। ये जो पूरी श्रृंखला है कंटिन्यू रहेगी और इसमें अपन देखेंगे सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान वाले बड़े प्रश्न, वो सारे के सारे अपन देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में या तो पहले आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न यह है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। आपको सबको पता है, मैं आंसर बताता जाऊंगा, फिर भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो ऑप्शन है 1905, 1911, 1917 और 1930। तो आप सब जानते हैं कि रूसी क्रांति जो है ये 1917 में हुई थी, जिसे अपन बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और ये क्रांति जो है वो 1917 में रूस में हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आया राम गया राम किस वर्ष से संबंधित घटना थी। हमने क्या किया है कि अपने पॉलिटिकल साइंस के जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने लायक है, वो वाले प्रश्न लिए हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि आया राम गया राम घटना जो है ना, आपको याद होगा दल बदल कानून जब बना था तो वो इसी घटना से रिलेटेड है। और 1967 में आपको याद होगा कांग्रेस के एक विधायक थे, कांग्रेस के हरियाणा के एक विधायक थे। तो उन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद में उन्होंने 15 दिन के भीतर 3 बार जो है वो पार्टी बदल दी थी। तो वो जो उनके नाम से जो ये घटना, फिर उसका नामकरण किया गया आया राम गया राम। ठीक है, आया राम गया राम। तो आप लिखना है कि आया राम गया राम जो है ये 1967 से संबंधित एक घटना है। और ये किस से संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, याद रखना आपको, दल बदल से संबंधित है। दल बदल मतलब इन्होंने चुनाव जो है वो एक पार्टी किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके फिर बाद में दूसरी पार्टी बदल देना, तो ये जो घटना थी दल बदल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो बच्चों आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है ना, सुरक्षा परिषद जो है, इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपकी परीक्षा में इस तरीके से जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे, खाली जगह रहेगी, तो आपको कॉपी में जो है वो लिखना पड़ेगा उत्तर, है ना, उत्तर लिख करके और फिर आप जो है वो लिख देना सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में आपको बच्चों पता होगा कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है ना, जिन्हें निषेधाधिकार पावर दिया हुआ है, और 5 में से अगर कोई एक राष्ट्र भी वीटो पावर का अगर प्रयोग कर लेता है तो उस वीटो पावर के कारण वो जो प्रस्ताव पास होना है वो नहीं हो पाता, वो गिर जाता है। तो वो तो हो गए 5 स्थायी सदस्य। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इन्हें आप याद रख सकते हैं अ, ब, रू, फ और चीन। तो इसमें क्या होता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। तो इस तरीके से 5 हो गए स्थायी सदस्य। बाकी के जो अस्थायी सदस्य रहते हैं, 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं, ये प्रति 2 वर्ष के बाद में बदलते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है 5वां प्रश्न है। और बच्चों ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप पीडीएफ के लिए आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है कि 5वीं लोकसभा के निर्वाचन के समय कांग्रेस ने कौन सा नारा बुलंद किया और उसका क्या परिणाम निकला। बच्चों आपको याद होगा इंदिरा गांधी जो 5वें लोकसभा चुनाव होना था उससे पहले नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस भारी बहुमतों से विजय हुई थी। तो आप लिखेंगे कि 5वीं लोकसभा 1971 के निर्वाचन में कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इस नारे की वजह से जो है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त की थी। उन्हें टोटल 352 जो है वो सीटें प्राप्त हुई थी। 352 स्थानों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी विजयी हुई थी। और जबकि कांग्रेस ओ जो थी ना, ओ फॉर ऑर्गेनाइज कांग्रेस, तो इनको केवल 16 सीटें जो है वो मिली थी। ठीक है, तो ये था
कांग्रेस की 5वीं लोकसभा के समय का नारा, गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा एक नया राज्य बना था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। बच्चों आप बताइए कौन सा बना था? बिल्कुल सही है, आप जो अनुमान लगा रहे हैं तेलंगाना। तो ये तेलंगाना का गठन हुआ था, ये भारत का 29वां राज्य बना है ना, 29वां राज्य बना है तेलंगाना। ठीक है, तो ये बना था 2 जून 2014 को, याद रखिएगा 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। ठीक है ना, मूल जो इस राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, वहां से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत में हुए किन्हीं 2 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलनों के नाम लिखिए। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उसमें से 2 आंदोलनों का आपको नाम लिखना पड़े तो आप लिखेंगे, एक तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, और एक था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये जो 2 महत्वपूर्ण आंदोलन जो हुए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, आप इनका नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अगला 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न है कि क्षेत्रवादी आंदोलन से हमें क्या सबक मिलता है? क्षेत्रवादी आंदोलन या फिर प्रांतवादी आंदोलन भी अपन इन्हें कह सकते हैं, है ना, प्रांतीयता का भाव, प्रांतवादी आंदोलन। तो देखो, प्रांतवादी या क्षेत्रवादी आंदोलन से हमें यह सबक मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोक राजनीति का अभिन्न अंग है। जो क्षेत्र की कुछ आकांक्षा है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक ढंग से वार्ता करके ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं का हल निकालना चाहिए या निकाला जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इन सब के हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। और ये जो एग्जाम की तैयारी के लिए हम विभिन्न मॉडल पेपर्स जारी करते हैं, तो ये जो अगर कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, इनके कंप्लीट नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे। इनके कंप्लीट नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा हमारे वीडियोस हैं श्रृंखला वाइज, चैप्टर वाइज, हमने कंप्लीट वीडियोस जारी कर रखे हैं, और ऑनलाइन टेस्ट हमने बना रखे हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट देकर के अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट तो सबमिट करने के बाद में आपका हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको ये रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारी जो लाइव क्लासेज होती हैं, वो लाइव क्लासेज सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में आपको ये सारे के सारे कंप्लीट जो हमारे जो चैप्टर्स हैं अपने सिलेबस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, तो वहाँ पर आपको लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक बार फिर से रिपीट हो रहा है थोड़े से अलग तरीके से, कि आया राम गया राम संबंधी टिप्पणी किस व्यक्ति के संबंध में की गई है। तो देखिए कि आयाराम गयाराम नामक जो टिप्पणी है ये कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक थे, उनसे संबंधित है, जिन्होंने 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, और उसने एक पखवाड़े में 3 बार दल बदल करके जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो उनके नाम पर भी जो है वो नाम पड़ा था आयाराम गयाराम। ठीक है, और दल बदल से संबंधित ये घटना है। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, 9वां प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और बस अदा इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज, पूंजी भंडार बढ़ाना,
तेज गति से संरचनात्मक बदलाव और विदेशी मुद्रा का नियोजन। तो हमारा दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मूल मंत्र था तेज गति से संरचनात्मक विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है ना कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था, क्योंकि देश की आज़ादी के समय देश के सामने खाद्यान्न संकट बहुत एक बड़ा संकट था। लेकिन दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो उद्योगों पर जोर दिया गया था और उद्योगों के माध्यम से देश का जो है वो उद्योगों के माध्यम से देश का विकास किया जाना था। देश की संरचनात्मक बदलाव के लिए जो है वो तेज गति से संरचनात्मक बदलाव के लिए उद्योग स्थापित करने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 10वां। पश्चिम के किस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे? पश्चिम के साथ में शांतिपूर्ण सह संबंध स्थापित करने वाले सोवियत संघ के नेता थे बच्चों निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव आप याद रखिएगा, ये जो है एक सोवियत संघ के नेता थे जो पश्चिम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है 11वां। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या परिणाम हुए, उसमें से कोई 2 परिणाम लिखने हैं। खूब सारे परिणाम आप लिख सकते हैं कि भाई सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप पहला तो क्या था कि शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। 1945 से लेकर के जो शीत युद्ध चल रहा था, ये शीत युद्ध जो है वो क्या हो गया भाई, ये समाप्त हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, क्योंकि अब द्विध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और अमेरिका के नेतृत्व में जो है वो एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होती है और अमेरिका एक छत्र जो है वो एक शक्ति बन जाती है विश्व की। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। ए के गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे? तो ये केरल के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे बच्चों। ए के गोपालन जो है ये केरल के प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न कि मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया था? आपको याद होगा सोवियत संघ के अंतिम जो है वो राष्ट्रपति थे और इन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ में सुधारों की एक श्रृंखला जारी करी थी और बाद में इन्हीं सुधारों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ के विघटन का इन्हें जिम्मेदार भी माना जाता है। तो उन्होंने जो नीतियां जारी करी थी उसकी सुधारों हेतु आर्थिक और राजनीतिक जो नीतियां थी तो वो उसमें नीति थी, एक तो थी पेरेस्ट्रोइका की नीति और दूसरी थी ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति। तो ये नीतियां थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। अब थोड़ा सा देखिए कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो है ये दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता और खुलापन। ठीक है, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका जो है पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है स्वतंत्रता या इसका मतलब संगठन भी होता है ना, संगठन। लेकिन यहाँ पर आप जो है वो स्वतंत्रता हम इसका अर्थ लेंगे। तत्कालीन रशियन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने इस नीति के तहत कई क्षेत्रीय देशों को जो रशियन अधिकार में थे, मतलब पहले जो सोवियत संघ का जो हिस्सा थे, सोवियत संघ का जो भाग थे, उन्हें स्वतंत्र कर दिया और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका अभ्यास करवाऊंगा। इसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं, छोटे बड़े। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, इसमें है प्रश्न यह है कि भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से कीजिए। तो 1975 में भारत में पहली बार जो है वो आपातकाल लागू हुआ था और 1975 के बाद जो है वो स्थिति कैसे बदली। तो बच्चों देखो कि आपातकाल का भारतीय दलीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि जो विरोधी पार्टियों के जो नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था। आज़ादी के समय से लेकर के 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा था और संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया था। और वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी अधिक खराब हुई थी।
आपातकाल के बाद सरकार ने जनवरी 1977 में फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया था। सभी बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर के एक नई पार्टी जनता पार्टी का गठन करके चुनाव लड़ा और सफलता पाई थी। तो 1975 का जो आपातकाल था, आपातकाल जब समाप्त हुआ तो समाप्त होते ही जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी और जो विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन था जिन्हें जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो है वो जनता पार्टी की जीतती है, विजय प्राप्त करती है, सरकार बनती है। हालांकि वो सरकार ज़्यादा समय नहीं चल पाती है और सरकार बनाई थी इन्होंने। इस प्रकार कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक प्रणाली द्विदलीय हो जाएगी, लेकिन 18 माह में ही जनता पार्टी का ये कुनबा बिखर गया और पुनः एक दलीय जो शासन प्रणाली थी वो फिर से भारत में स्थापित होती है और लगभग 1989 तक ये चलता है ऐसा। और उसके बाद में फिर आता है गठबंधन का युग भारतीय राजनीति में। तो तब से लेकर के फिर भारत में अभी गठबंधन की जो सरकार है वो चलती है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद में बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा है, ये जो इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने आपको जो नंबर नोट करवाया है उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नंबर सबके लिए है 9079622989। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।